अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आज आपको बताएंगे एक अहम मुलाकात के बारे में जो कि हुई है वजीर आजम हाउस में। और ये मुलाकात काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी थी और इसने सबको काफ़ी हैरान भी किया है। और इसके वजूहात क्या थी और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब कि मरियम बीबी साहिबा ने कुछ ख़ास आज प्लान अपने लिए तरतीब दिए हैं और उनकी आज 2-3 खबरें हैं उनसे जुड़ी जो काफ़ी मीडिया की जीनत भी बनी और उनके ऊपर काफ़ी तनकीद होती रही, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या नज़र आ रहा है पीटीआई की एक टू वे स्ट्रैटेजी बज़ाहिर नज़र आ रही है। अब ये टू वे स्ट्रैटेजी क्या है, इसको मैं किस तरह से देख रही हूँ, आपके साथ अपना एक एनालिसिस शेयर करूँगी और साथ में बात करेंगे इस बारे में भी कि पीएमएलएन के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी है और काफ़ी ज़्यादा एक इज़्तिराब जो है वो पाया जाता है और उसका इजहार हमें मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आ रहा है। वो सूरतें कौन कौन सी हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी अहम मुलाकात के हवाले से बात हो जाए। मैं जिस मुलाकात की बात कर रही हूँ ये है जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा दबंग अंदाज में यूँ लग रहा था कि विफाक के ऊपर एक प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उनकी तरफ से हलफ उठाने के साथ ही 3-4 जो स्टेटमेंट्स और कुछ फैसले थे उसने काफ़ी ज़्यादा रियासती इदारों को भी कुछ हिलाया जुलाया, परेशान किया और साथ साथ एक ये अंदाज भी उनका जो था सबको ये पता दे रहा था कि शायद आगे एग्रेशन का माहौल रहेगा और शायद विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप ना हो पाए। तो ये बयानात कौन से थे जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम भी देखेंगे कि शायद हमें बिजली का बिल, गैस का बिल अदा ना देना पड़े अगर हमारे पैसे ना दिए गए। ये भी हमने उन्हें कहते सुना कि उन्होंने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे अपने सूबे के हुकूक लेने के लिए, पैसे लेंगे इनसे। फिर हमने देखा वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में उन्होंने शिरकत नहीं की। फिर हमने ये भी देखा कि सदर साहब मुंतखब हुए तो उनकी भी हलफ बर्दारी में उन्होंने शिरकत नहीं की। फिर हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब केपी गए तो उन्होंने उन्हें रिसीव नहीं किया, उनसे मुलाकात नहीं गई। तो ये कुछ ऐसे उनके जेस्चर्स थे जिससे ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि वो बड़े दबंग अंदाज में खड़े हुए हैं और वो किसी भी तरह विफाक की इस गैर कानूनी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। और उन्होंने उसकी लॉजिक भी यही दी थी कि वो हलफ में क्यों जाएं जबकि वो समझते हैं कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है। तो यहाँ तक तो ये सारा कुछ चल रहा था। इसके ऊपर पीटीआई की तरफ से बड़ी बल्ले बल्ले भी हो रही थी और कहा जा रहा था कि भी देखा, इसीलिए इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को नामजद किया था क्योंकि वो इस वक्त पीटीआई के जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके साथ, पार्टी पॉलिसी के साथ यूं जुड़ के खड़े हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे और फिर ये कि वो किसी भी तरह दबाव में भी शायद ना आए। तो ये सारी जो एक सूरत हाल थी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि 2-3 चीज़ें हुई। एक चीज़ तो ये हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब के नाअहली के लिए एक जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली और उस सिलसिले में एक नोटिस भी उन्हें आ गया 26 मार्च का कि जी आप ज़रा अपना हिसाब किताब जमा कराएं, आपने कुछ एसेट्स जो हैं वो अपने कागजात में जमा नहीं कराए। अब वो सही है खबर, गलत है खबर, इस बात को तो मैं डिस्कस ही नहीं करी क्योंकि जहाँ तो ऐसा हो कि कानून के मुताबिक चलना हो तो फिर तो आप ये डिस्कस करें मेरिट है या नहीं। लेकिन अगर आपने कोई बहाना बनाना है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का तो फिर आप कुछ भी उसमें बहाना बना सकते हैं। तो इसलिए जब ये चीज़ मूव हुई तो उससे ये इशारा मिल गया कि भाई आप जो चल रहे हैं जिस अंदाज से, ये पसंद नहीं किया जा रहा और उन्हें ये मैसेज पहुंचाया गया कि आपको विफाक के साथ एक रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप बनाना होगा। और उनको इस सिलसिले में एक तो ज़ाहिर है ये वाला भी कम्युनिकेट कर दिया गया तरीका कि बसूरत दीगर आप नाअहल भी हो सकते हैं, आपकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए ख़ुद चलना भी मुश्किल हो जाएगा, सुबह चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल भी रहेगी। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि और भी खैर कुछ खबरें हैं कि उनको अली अमीन गंडापुर साहब को शायद कुछ और भी मामलात के हवाले से उन्हें कोई मैसेजेस पहुंचाए गए हैं किसी भी तरह। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि उनकी मुलाकातों का कुछ तज़किरा हो रहा है कि भाई उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब से ये मुलाकात की।
अब इस मुलाकात में हमने देखा कि दोनों की मुलाकात होती है, जिसमें एक बाकी भी वफ़्द मौजूद रहता है पीएमएलएन का, और भी लोग होते हैं मौजूद, और उसके बाद फिर एक मीडिया टॉक भी होती है, और वो भी बड़ी गुडी सी मीडिया टॉक होती है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि जी हमारा जो एक एहतजाज है, जो हमारा एक पॉलिटिकल स्टांस है वो अपनी जगह, लेकिन हम साथ साथ जो है अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रखेंगे, और बिल्कुल हम देखेंगे कि बल्कि ये तक कहा कि हमारे सूबे से किस तरह पाकिस्तान को, बाकी वफाक को फ़ायदा होता है वो भी हम देखेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि बिल्कुल इनकी तरफ से भी हमारे मामलात को क्लियर रखा जाए। और ऑब्वियसली इसी तरह की बातें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी की गई, और जो मीडिया टॉक थी उसके अंदर भी इस बात का इजहार किया गया। तो ये सब क्या हुआ? ये क्या एक हम ये समझें कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है पीटीआई की, या यूं हम कह लें कि बर्फ पिघल गई है, या हम यूं कह लें कि पीटीआई ने ये सोच लिया है कि अब सूबे की हुकूमत गंवानी नहीं है। तो मेरे नज़दीक इस मुलाकात की एक तो वजह ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उन्हें ये एक मैसेज जो मिला कि भाई हुकूमत केपी की ख़त्म भी हो सकती है, की जा सकती है, अगर आप इस नहज पर जाएंगे तो फिर वो तो पहले तैयार बैठे इस नहज पर जाने के लिए। तो इसका एक असर ज़रूर हुआ है। अब इसको आप ये कह लें कि दबाव है, तो उन्होंने दबाव ले लिया है। अगर आप इसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं तो फिर ठीक है, आप ये कह लें। और अगर इसको आप दूसरे अल्फाज में कोई एक नरम जामा पहनाना चाहें तो वो फिर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि जो सूबा उनके पास है उसमें वो हुकूमत भी करें, अवाम को डिलीवर भी करें, और उसके साथ साथ जो उनकी बाकी पार्टी पॉलिसी है वो साथ साथ चलती रहे। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 वे पॉलिसी हमें नज़र आ रही है कि जहां वो एक जानिब एहतजाज करके दबाव बढ़ाते हुए नज़र भी आएंगे, और साथ साथ बिल्कुल शायद सिस्टम को तलपट करने का भी फ़िलहाल तक अभी तक उनका ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें वो बिल्कुल ही एक ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएं, या आप यूँ कह लें कि बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि जी अब आगे चलना ही नहीं है, जैसे हमने अप्रैल के बाद देखी थी जहाँ पे वो सारी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो गए, असम्बलियाँ तोड़ दी। वो बिल्कुल आपकी एक नो रिटर्न जो पॉलिसी थी वो थी। तो इस दफ़ा शायद पीटीआई वो पॉलिसी अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया है कि उस पॉलिसी के तहत उन्हें ये तो बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया सिस्टम, और सबको पता चल गया कि मुल्क में आइन और क़ानून की कोई वैल्यू नहीं है कि उसके मुताबिक 90 दिन में इंतखाब हो जाते या कुछ भी और होता। सब ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तक को भी कोई वक़्त नहीं दी गई, लेकिन उससे पॉलिटिकली पीटीआई को बहुत मार पड़ी, ये भी सब ने देखा। और दोनों हुकूमतें ख़त्म करने के बाद किस तरह वो लोग दरबदर हुए, रियासत ने किस तरीके से उनको दीवार के साथ लगाया, वो सब चीज़ें वो भी सब ने देखी। तो अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद उस पॉइंट तक चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहती कि जहाँ पर केपी हुकूमत भी उनसे जाए, या वहाँ पर कोई इस तरह की अनरेस्ट सिचुएशन हो। तो वो चाहेंगे कि एक मोर्चा सेफ हेवन उनके पास रहे। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो केपी में डिलीवर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वफाक के साथ उनका कम अज़ कम ऐसा रिलेशनशिप हो कि वो कुछ ना कुछ उनको दे दे। वफाक ने उन्हें पैसे भी देने हैं, कुछ अहम तकर्रियाँ भी हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी उन्होंने इस मुलाकात में बात की है, तो वो भी ये चाहते हैं कि वो इस तरह के मामलात में, फ़ैसला साजी में वफाक की तरफ से कोई बिला वजह की रुकावटें ना आएँ। तो इसलिए क्योंकि फिर उन्हें सूबे में परफॉर्म करना है, तो जाहिर है फिर उन्हें पैसे वहाँ से मिलेंगे, वफाक से रिलीज़ किए जाएंगे, तो फिर ही वो परफॉर्म भी कर पाएंगे। फिर ही उनकी अगर टीम जो वो चाहते हैं कि तकर्रियाँ हों वो उन्हें मिलेंगी, तो फिर आगे वो बढ़ पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब ये एक चीज़ तय की है कि बहरहाल वफाक को इस हद तक स्पेस ज़रूर देनी है कि कम अज़ कम सूबे के मामलात जो हैं वो चलते रहें। इस बात को सबसे खूबसूरत अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में रिप्रेजेंट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो सिर्फ पार्टी का एक पर्सन नहीं है, वो सिर्फ पार्टी का एक चेहरा नहीं है, वो वज़ीर आला भी हैं एक सूबे के। तो उन्होंने जो बात करनी है और उन्होंने जो फैसले करने हैं वो उन्होंने अपनी उस पोजीशन को भी सामने रख कर करने हैं। ज़रूरी नहीं कि जो वो बात करें वो पार्टी पॉलिसी को मिन्नो अन बता रही हो। ये ठीक है कि वो पार्टी पॉलिसी से बिल्कुल ये भी नहीं है कि डेविएट ही कर जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ज़ाहिर है थोड़ा सा लिहाज रख के बात करेंगे, क्योंकि उनके पास एक इंतज़ामी ओहदा भी है, एक सूबे के सरबराह भी हैं, तो उन्हें उस हिसाब से भी उन्हें देखना है, फैसले करने हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है कि अपोजिशन है वो और एहतजाज भी करेगी और दबाव भी बढ़ाएगी, तो वो सब भी होगा। इसके तनाजुर में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पीटीआई को देने के हवाले से भी गौर हुआ ज़रूर है, क्योंकि अब ये खबर काफ़ी मैच्योर हो गई है, जो पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी मैच्योर नहीं है,
कि जो कुछ हलकों के ऑडिट की बात की गई है खान साहब की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये बात सोची जा रही है कि कुछ हलकों का ऑडिट करा दिया जाए और मे भी 2-4 सीटें पीटीआई को वापस भी दे दी जाएं। नजम सेठी साहब ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, अब बाकी लोग भी सब इस पे बात कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अगर इधर से वजीर आला केपी की तरफ से कोई नरमी दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ ये भी कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ उसके गिव एंड टेक होता है, तो फिर उसमें आपको भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि इस सिलसिले में ये चीज़ जो है की जाए और कुछ 2-4 हलकों का ऑडिट हो जाए। ये अब खबरें सीनियर सहाफ़ी चूँकि सारे दे रहे हैं ऑनेस्टली, तो मैं इसको समझती हूँ कि शायद कुछ ऐसा हो रहा हो। वैसे मेरी अगर अपनी एनालिसिस की आप बात करें तो ऑनेस्टली मुझे नहीं नज़र आता, ये मैं आपको बताऊँ। ये खबर है मार्केट में, सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई को ये 2-4 सीटें वापस करने जाएंगे। क्योंकि अभी अगर आज की बात करें तो एक और सूबाई असेंबली की सीट जो पीटीआई ने जीती हुई थी, वो उन्होंने रिकाउंटिंग में हरवा दिया पीटीआई को, और वो भी नून लीग के बंदे को जितवा दिया। ठीक है ना। तो अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा है, तो वहाँ पे हम इनसे क्या उम्मीद रखें कि ये जो जीती हुई सीटें हैं दूसरे उम्मीदवारों की, वो हरवा देंगे और पीटीआई को दे देंगे 2-4 सीटें। मुझे ये मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि मियाँ साहब के हवाले से ये पॉलिसी बनाई जा रही है रियासती सतह पर कि उनको टोटली फैसला साजी से आउट करना है, तो इसके लिए शायद ये एक तरीका भी आजमाया जाए कि उनकी भी सीट उनसे ले ली जाए, लाहौर वाली भी, ताकि उनको टोटली सियासत और सारे जो मामलात हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करवा दिया जाए और वो इस बात पे मजबूर हो जाएं कि वो मायूस होकर लंदन ही चले जाएं। अभी फ़ौरन नहीं, लेकिन कुछ अरसे में भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में शायद ये बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर ये कोई समझे कि पीटीआई के लिए कोई इतना नरम गोशा हो गया है, तो सॉरी टू से ये मुझे नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या ये पीटीआई की 2 वे पॉलिसी वर्क करेगी या नहीं। जी, कुछ मामला चलाने की हद तक ये बिल्कुल वर्क करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई का वर्कर है वो इसको तनकीद का निशाना बहरहाल बनाएगा, क्योंकि पीटीआई के वर्कर को जहां पर क़यादत उनकी ले जा चुकी है वहां से उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है। और जो कोई सॉफ्ट चीज़, सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट स्टेटमेंट देता है, वो उसको लाइक नहीं करते, जो सीधी बात है। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि रियासती फैसले अपनी जगह पर और जो आप एक इंतज़ामी तौर पर फैसले करते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है उसकी तरफ से अगर कोई इस तरह की स्पेस विफाक को दी जाती है तो वो इस चीज़ के ऊपर तनकीद भी करेंगे और उन्हें ये भी महसूस होगा कि शायद ये खान साहब के विजन से पीछे हटके और खान साहब की बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं और इसमें शायद खान साहब की मर्जी शामिल नहीं है। वो ये इस बात को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अब ये इन्हें फिर पीटीआई अगर इस तरह से चलती है तो फिर उनको थोड़ा सा इसमें इसको ये सियासी हिकमत का नाम देंगे, लेकिन उसमें इनको थोड़ा सा स्पेस मिल भी सकता है, ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसमें बहरहाल इन्हें थोड़ा सा बैकलैश ज़रूर आएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। बैकलैश मतलब अपनी जो पीटीआई सपोर्टर है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तनकीद इनको देखनी पड़ेगी अल्टीमेटली। अब आ जाते हैं जी कि मरियम साहिबा जो है उन्होंने क्या कुछ आज किया है। मरियम साहिबा के तो आपको पता है मज़े लग गए हैं और मुफ्त में वज़ीर आला बन चुकी हैं वो, और अब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया उनकी तरफ से ऐसा किया जाता है जो कि मीडिया की जीनत भी बनता है और तनकीद का बाइस भी। अभी आज एक खबर सामने आई कि उनकी जो मर्सिडीज़ गाड़ी है उनके ज़ेरे इस्तेमाल, उसके टायर चेंज करने के लिए और कुछ और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से एक जारी किया गया है लेटर, जिसमें उनके लिए एक ग्रांट मांगी गई है तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की, कि जी उनके टायर वायर चेंज होने हैं। तो ये जब लेटर सामने आया तो इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई कि भाई इतने मुल्क के बुरे हालात हैं और इनके टायर चेंज करने के लिए इतने पैसे इनको चाहिए, ये कौन सा टायर है जो इतना महंगा आता है। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि जी मर्सिडीज़ के जो टायर हैं वो 10,000 किलोमीटर जब चल लेते हैं तो उसके बाद वो चेंज होते हैं। तो इसके ऊपर फिर मज़ीद तनकीद शुरू हो गई कि भाई इतनी सी 10,000 किलोमीटर को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है कि जिसके ऊपर टायर चेंज हो जाए। आमतौर पर गाड़ियाँ अच्छा खासा 40 से 50,000 किलोमीटर सफ़र कर लेती हैं, तो फिर कहीं जाके उसके टायर जो हैं वो चेंज होते हैं। मेरी अपनी गाड़ी ने मेरे ख्याल है 70,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली तो मैंने उसके टायर अब चेंज करवाए। तो खैर मेरी तो सस्ती सी गाड़ी है, लेकिन मरियम साहिबा की मर्सिडीज़ गाड़ी है, तो चलिए अगर आप ज़्यादा बेहतर मेंटेनेंस भी रखें तो तब भी सिर्फ 10,000 पे तो बहरहाल उसकी नई टायर चेंज होते। और फिर इतने महंगे टायर कौन से हैं कि जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म का इतना ज़्यादा आपका जो है वो खर्च आ रहा है, तो ये भी बात देखने वाली है। तो वो काफ़ी इस पर तनकीद शुरू हो गई और सब इसको इस बात से जोड़ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि भाई
मरियम साहिबा सूबे के ख़जाने को इस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं कि जैसे ये उनके ज़ाती अब्बाजान का ख़जाना है। तो भाई जहाँ पहले ही लोग इतनी मुश्किल में, वहाँ पर अगर आप इस तरह की अल्ले तल्लों में पैसे ज़ाया करेंगे तो ज़ाहिर तनकीद होगी। आपके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी को किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो भाई आप अपने ज़ाती खर्च से कर लें। कहने को ये लोग दिखावे के लिए ये कह रहे हैं कि जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे। अब तनख्वाह का क्या है, 2-2.5 लाख तनख्वाह अगर आप नहीं भी लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के लल्ले तलल्लों में, इस तरह की अयाशियों में अगर करोड़ों रुपए खा जाते हैं ख़जाने के, तो वो किस हिसाब में? तो अपनी तरह से बड़ा एहसान कर रहे हैं कि 2-2.5 लाख तनख्वाह नहीं हम लेंगे, लेकिन हाँ उसके अलावा हर अयाशी जो है वो हम सूबे के बजट के ऊपर करेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ तनकीद का निशाना बन रही। फिर ऊपर से एक और ख़बर ये सामने आई कि जी मोहतरमा अब ऑफिस आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी। इसके ऊपर उस वक्त भी बड़ी तनकीद होती थी जब खान साहब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस आने के लिए। तो उस वक्त PMLN सबसे ज़्यादा बढ़कर तनकीद करती थी कि जी ये देखें वैसे तो सादगी की बातें करते हैं और ख़ुद हेलीकॉप्टर पर आते जाते हैं। और अब वही PMLN की अपनी जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी ये फैसला कर चुकी हैं कि जी उन्होंने भी अब, और अच्छा उसका भी भार जो है वो आवाम के ऊपर है कि जी आवाम को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक चलती है, रुकती है, बंद होती है उनके आने जाने प्रोटोकॉल की वजह से, तो लिहाजा वो हेलीकॉप्टर के थ्रू रोज़ जो है वो आएंगी और जाएंगी। और ज़ाहिर है वो ख़र्चा भी हेलीकॉप्टर का वो भी आवाम के पैसों से भरा जाएगा। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है अब सबको नज़र आ रहा है कि उनकी जो रहन सहन है वो वैसे ही शहजादियों की तरह ब्रांडेड उन्होंने कपड़े पहने, ब्रांडेड हर वक्त मैचिंग शॉल लेनी है साथ, ब्रांडेड उन्होंने पर्स उठाने हैं, और फिर जो उनकी तज़ीनो आराइश है उसके ऊपर जिस किस्म की पैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए भाई वो किसी अगर कोई अपनी जेब से कर रहा है तो कोई इस पर क्या कहे, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप अपना ओढ़ना बिछोना पहनना ओढ़ना और अगर आपका जो आना जाना है वो रियासत के खर्चे पे कर रहे हैं, वो भी उस सूरत में कि जब रियासत इतनी इस वक्त गरीब गुरबा हालत में है, तो फिर उस चीज़ को ज़ाहिर है हर कोई तनकीद का निशाना बनाता है। बहरहाल ये सारी जो हैं उनकी तरफ से आई। और फिर एक और उन्होंने आज स्टेटमेंट दी कि मैं एक कानून बनाने जा रही हूँ। ये डेफेमेशन के ऊपर किसी ने बात की हुई थी कि जी फेक न्यूज़ बड़ी होती हैं, तो उन्होंने कहा जी पंजाब में मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसके ऊपर भी अब अगेन आप जो इस बात को अगर आप देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप कभी ऐसे नहीं कहते। आमतौर पर अगर आप किसी पोजीशन पर होते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत ये करने जा रही है, हमारी जो कैबिनेट है उसने ये फैसला किया है। आप ये नहीं कहते कि मैं, आप अकेले तो कानून साजी नहीं करते। कानून साजी तो वैसे भी पार्लियामेंट करती है, सूबाई असम्बली करती है या कौमी असम्बली करती है। तो आप ये कैसे कह सकती कि मैं बनाने जा रही हूँ? तो बेसिकली वही बात है अगेन कि वो खातून अपने आप से नहीं निकलती हैं और बहुत ज़्यादा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म की मुझे खातून लगती हैं। इसलिए उन्हें जो पहली उन्होंने बात की थी कि हाँ सूबे में हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की, तो लिहाजा वो तस्वीरें लगवाएं जो मर्जी करें। सूबे में हुकूमत किसकी है, मरीम नवाज की, तो लिहाजा वो करोड़ों की ग्रांट लगा के टायर चेंज करें या हेलीकॉप्टरों में आए जाएं या फिर वो अपनी मर्जी की कानून साजी करती फिरें जिस तरह मर्जी, तो जो मर्जी वो करें। अब वो उनका जो तासुर है वो इस किस्म का पहले भी था, पता तो सबको ही था, अब वो ज़रा खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। लास्टली जी एक चैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। टैलेंट न्यूज़ एक चैनल अभी कुछ अर्सा हुआ है उसको खोला गया था और बड़े बड़े अहम सहाफ़ी और बहुत सारे बड़े नाम भी थे, उसको शामिल भी किया गया। लेकिन उसके बाद फिर रुपए पैसे के मामलात जब बिगड़े तो उसके बाद अब इस चैनल को बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली थी और पहले इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, बरियार साहब का, और उसके बाद फिर ये इन्होंने छोड़ दिया जब बुरा टाइम चल रहा था। और अभी तक भी इनके जो पैसों के मामलात हैं उसके ऊपर फिर इनको जब पता लगा कि जी पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं चैनल के ऊपर और उस तरह से रिसीव नहीं हो रहे और फिर ज़ाहिर है और काफ़ी लॉसेस वगैरह चल रहे थे मुख्तलिफ बिजनेसेस के, तो उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने इस चैनल को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। अब जो हमारा बहसियत सहाफ़ी कंसर्न है वो ये है कि एक ही दिन में सैकड़ों सहाफ़ी जो हैं एक चैनल बंद होने से वो बेरोज़गार हो गए और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कोई बहुत बड़े नाम आते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने पैसे जी हमारे पास ये वो, और उसके बाद आप क्या करते हैं, अच्छे खासे जो लोग अपनी नौकरियों पे बेचारे लगे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, आप उनको ऑफ़र्स देते हैं नौकरी की, वो छोड़ के वहाँ पर आपके पास आके काम शुरू करते हैं और 6-8 महीने के बाद आपको पता लगता है कि हो ये तो हमसे चैनल नहीं चल रहा, और उसके बाद आप अपना फ़ैसला बदलते हैं कि जी चैनल बंद
और वो सारे सहाफ़ी जो बेचारे इधर उधर जो भी उस पर स्टाफ होता है वो सब बेचारे एक ही दिन में बग़ैर किसी छत के खड़े होते हैं। ये आप न्यूज़ में भी हमने देखा था, इसी तरह का मामला पेश आया। कुछ अर्सा वो चैनल चला और फिर बंद कर दिया गया और उसके बाद वो सहाफ़ी बहुत सारे कितने साल वो बेचारे बेरोज़गार रहे। यही सूरत हाल हमें टैलेंट न्यूज़ में नज़र आई। इससे पहले बोल न्यूज़ का जो एक पूरा आपने देखा था स्टेटस, वो जिस तरह से वहाँ पे था, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि ये चैनल खोलने के हवाले से जो पॉलिसी है इसको, और चैनल लाइसेंस देने की जो पॉलिसी है, इसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए और इस सिलसिले में ये देखना चाहिए कि कोई ना कोई एश्योरेंस हो इस बात की कि भाई आपने चैनल अगर खोलना है तो फिर आपने चलाना भी है। ये नहीं कि आपके पास 4 पैसे आए शौकिया और आपने चैनल खोल लिया और उसके बाद जब दिल किया आपने चैनल बंद किया, लपेटा सामान और आप चलते बने और पीछे जो सारा एक स्टाफ है बेचारा वो बेरोज़गार हो जाए। तो बहरहाल टैलेंट न्यूज़ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए हमारी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इस चीज़ को एक बेहतर कानून साजी के साथ सिक्योर किया जा सके। सहाफ़ी हमारे बड़े बड़े जो हैं वो 4-5 प्लॉट ले लेते हैं या कुछ अपने मालिकान के साथ मामला सियासतदानों के साथ तय कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा स्टाफ है बेचारा वो कितना ख्वार होता है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाता। और यही वजह है कि जो ज़्यादा तकलीफ़ है वो उस कैमरामैन को होती है, उस न्यूज़ रूम में काम करने वाले बंदे को होती है, वो जो स्टाफ होता है हमारा चाय के लिए, या कैमरामैन टेक्निकल स्टाफ है, ये सब लोग जिस तरह से फिर सफ़र करते हैं उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं फिर लगा पाता। बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।